वो अनुदान 3 साल के बाद तो वैसे बता रहे खातों में आया है, लेकिन आज तक 1 रुपया नया पैसा भी हमारी गवर्नमेंट शिक्षण संस्थाओं में मौजूदा सरकार जो पहले थी या अब है, इसके द्वारा आज तक 1 नया पैसा हमारी संस्थाओं में नहीं लगा है। गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा के मैनेजमेंट के चुनाव क्यों नहीं हो पाते, क्या इसमें बाधा बनी? बनना ही पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि वो चाहते थे अगर हम दूर रह गए सेवा करें। ये तो अब आपाधापी हुई है चुनाव के लिए, पहले कोई ऐसी बात नहीं थी। 1 साल के लिए ही पहले प्रधान बनाया जाता था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हुड्डा सरकार ने 10 साल में 17 करोड़ रुपए का अनुदान दिया? 10 साल नहीं, मेरे 4 साल के कार्यकाल। मतलब उनका तो 2 कार्यकाल हो गए ना। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं एडवोकेट रामकरण अत्री। पेशे से अधिवक्ता है और गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं के प्रधान भी रह चुके हैं। तो आज हम गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान के इतिहास से लेकर पैरावर की विवादित ज़मीन को लेकर बातचीत करेंगे। अत्री जी, आपका स्वागत है। वशिष्ठ साहब, आपका तथा आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज मुझे खुशी है कि आपने एक हमारे समाज के बहुत ही उज्जवल भविष्य के लिए और जो एक संस्थान है उसके बारे में पूछने के लिए मेरे को बुलाया है, तो मैं आपका बहुत ही धन्यवादी हूँ। अत्री जी, ये जो गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान है, ये कितनी पुरानी है और इनका उद्देश्य क्या है और किन्होंने स्थापित की? वशिष्ठ साहब, ये हमारी गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था जो है 1908 में एस्टेब्लिश हुई थी और सबसे पहले यहाँ एक CIA का पुलिस का ऑफिस था। उसके अंदर हमारी समाज के लोगों ने जिन्होंने ये बनाई थी उसको क्लासेज वहाँ से शुरू हुई थी। शुरू में जो हमारा गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज है, B.Ed है गोकर्ण पर, वो ज़मीन 8.5 एकड़ के करीब अंग्रेज़ों की थी। 4 अंग्रेज़ों ने, हमारे 4 ब्राह्मणों ने एक ये बीड़ा उठाया था कि संस्था ब्राह्मणों के नाम से बनाई जाए और अंग्रेज़ों से ये ज़मीन 8.5 एकड़ 1908 में खरीदी गई थी। उसके बाद वहाँ CIA स्टाफ के अंदर किराए पर लेकर गौड़ ब्राह्मण स्कूल की क्लासेज लगी और हंसराज भारद्वाज जी भी हमारे गौड़ ब्राह्मण स्कूल से मैट्रिक की थी, तो उनका भी हमारे संस्थाओं से बहुत ज़्यादा लगाव था। आपको मैं ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारी गौड़ ब्राह्मण संस्थाओं में बहुत ही हरियाणा के हमारे जो प्रमुख ब्राह्मण हैं वो भी यहाँ विद्या प्रचारणी के प्रधान रहे हैं। इनमें पंडित भोगदयाल शर्मा जी, हमारे जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, वो भी अध्यक्ष रहे हैं। पंडित चिरंजीव लाल भी रहे हैं और दूसरे बहुत से गणमान्य पंडित हमारे शिक्षा संस्थाओं के अध्यक्ष रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं यहीं से पढ़ा था। 1971 में हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था और 1971 में ही हमने पहला एडमिशन यहाँ गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में लिया था। वहीं से हमने ग्रेजुएशन की, इसलिए मेरा और भी ज़्यादा लगाव इन संस्थाओं से है, क्योंकि हम वहीं पढ़े, वहीं लगाव है। और आज मैं ये आपको प्रधान जी, मैं कहता कि जैसे ये जो गौड़ ब्राह्मण सेंट्रल स्कूल है, ये इसकी स्थापना कब हुई? ये शुरू में 1908 में ही सेंट्रल स्कूल से ही शुरू किया गया था, क्योंकि हमारे रोहतक की जो 3 बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वैश्य संस्था है, चाहे जाट संस्था है और अपनी गौड़ संस्था, ये तीनों ही लगभग 1908 से ले गए 1910 के बीच में ही इस्टेब्लिश हुई हैं। ये जैसे गौड़ संस्थाओं के प्रधान जो बनते हैं, क्या ये चुनाव ही होते हैं या पहले वैसे सर्वसम्मति से भी चुना जाता था? ये चुनाव वाली बातें तो अब 1995-96 के बाद शुरू हुई हैं। पहले तो ब्राह्मण समाज के जो बुजुर्ग हुआ करते थे, वही अपने में से किसी को, बुजुर्ग को जिनका संस्थाओं से लगाव होता था, उनको
नॉमिनेट 1 साल के लिए कर देते थे। और उस समय तो बहुत से आदमी बनना ही पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि वो चाहते थे अगर हम दूर रह गए सेवा करें। ये तो अब आपाधापी हुई है चुनाव के लिए, पहले कोई ऐसी बात नहीं थी। 1 साल के लिए ही पहले प्रधान बनाया जाता था। तो स्टार्टिंग में प्रधान जी स्कूल ही चला था कि और भी संस्थान साथ साथ स्थापित हुए थे? 1970 तक स्कूल ही हमारा मेन था। उसके बाद बीएड क्लासेज आ गई थी, आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू हो गया था और डिग्री कॉलेज शुरू हो गया था। 1970 तक मेन हमारा गौड़ ब्राह्मण सेंट्रल स्कूल ही था। पहले तो इसमें सर प्रभाकर भी होती है, अब भी होती है क्या? पहले प्रभाकर हुआ करती थी, अब नहीं है, अब तो संस्कृत कॉलेज है। अब संस्कृत कॉलेज है। तो ये जो कहते हैं कि भाई 3 कैंपस है, एक कैंपस जो अभी पैरावर की ज़मीन का आपने बताया कि वो 50 साल बाद मिला है, तो क्या इससे पहले यो ब्राह्मणवास का जो कैंपस है यो कैसे मिला? आप कहते हो ना कि जैसे पहले तो एक ही कैंपस था ये गोकर्ण तालाब के पास, फिर उसके बाद पैरावर में आयुर्वेदिक कॉलेज भी आया, तो और अब ये पैरावर का, तो कहते हैं कि 50 साल बाद कोई तीसरा कैंपस बना है। ये कितनी सच्चाई इसमें? नहीं, ये जिनको भी इस बात का बताई गई है उन्होंने पूरे फैक्ट्स को नहीं बताया गया, क्योंकि 1998 में होशियार सिंह हमारी संस्था के प्रधान बने थे पहले। उन्होंने, बंसीलाल मुख्यमंत्री थे और उस समय ब्राह्मण गांव ने, ब्राह्मण पंचायत ने, ब्राह्मणवास पंचायत ने 13.5 एकड़ ज़मीन संस्था को दान में दी थी। क्यों उस समय हरियाणा गवर्नमेंट का कानून था कि कोई भी पंचायत संस्था को दान में ज़मीन दे सकती है। तो होशियार सिंह के ने ये ज़मीन बंसीलाल जी ने दी थी और उसी समय से हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज वहाँ शुरू हुआ था। 2000 के बाद 2003 में पंडित फतेह सिंह प्रधान रहे, उन्होंने भी आयुर्वेदिक कॉलेज की जो बिल्डिंगें बनाई उसमें बिल्डिंग बनाई उन्होंने और काम किए। कुछ काम अधूरे रह गए थे, वो हमने आ गए 2007-8 में दोबारा मैंने शुरू कराए थे। तो आप 2007 में प्रधान बने थे? हाँ जी, 2007 में एड हॉक कमेटी का मैं चेयरमैन बन गया था, क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है कि 2006 में हमारी संस्थाओं के चुनाव होने थे। होशियार सिंह प्रधान थे, हम 3 कैंडिडेट उस चुनाव में थे, लेकिन ऐन मौके पर जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे पहले दिन चुनाव पोस्टपोन कर दिए गए थे। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटर हमारी संस्थाओं पर लगा दिया था और उस समय RS दून हमारे रोहतक के DC हुआ करते थे, वो पहले एडमिनिस्ट्रेटर हमारी संस्थाओं के उस समय बने थे। जी, उसके बाद 2007 में चुनाव हुए, 1 साल बाद। उसके बाद 2007 में 25 जुलाई 2007 को मैं एड हॉक कमेटी का चेयरमैन बन गया था। तो मैंने हंसराज भारद्वाज जी से, हरियाणा के मुख्यमंत्री उस समय तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनसे कहकर हमने गौड़ डिग्री कॉलेज के अंदर एक बहुत बड़ा फंक्शन किया था। और पैरावर की जो ज़मीन का मसला था ये पंडित भगत दयाल के टाइम में भी उठा, पंडित होशियार सिंह ने भी कोशिश की और कईयों ने कोशिश की थी कि ये ज़मीन संस्था को मिल जाए, लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं हुए थे। जब हम साथ में मैं एड हॉक का चेयरमैन बना, उस समय पंडित ऋषि पैरावर गांव के सरपंच थे। पैरावर गांव से हमने रिक्वेस्ट करी, क्योंकि इसके पीछे भी एक समय की मांग थी कि पैरावर गांव की 64 एकड़ ज़मीन सेक्टर 27 के लिए एक्वायर हो चुकी थी, सेक्शन 4 और 6 हो चुके थे। तो हमने मुख्यमंत्री हुड्डा साहब से बात की, हंसराज भारद्वाज जी से बात करी, कानून मंत्री थे उस टाइम पे? कानून मंत्री थे जी, से बात करके पंचायत से बात करी कि ये तुम्हारी ज़मीन तो जा चुकी है, इससे अच्छा तुम संस्था को अगर देश को दान में या लीज पे, तो हम सरकार से प्रयास करके कोशिश करके इसको डीनोटिफाइड करवाने की कोशिश करेंगे। और उस 25 तारीख जुलाई को जो फंक्शन हमारा गौड़ डिग्री कॉलेज में हुआ था, उसके अंदर पैरावर पंचायत ने मेरे को
प्रस्ताव पास करके दिया था। अब हम 15.5 एकड़ ज़मीन संस्था को दान में देना चाहते हैं और मैंने उसी समय हंसराज जी भारद्वाज से तथा मुख्यमंत्री हुड्डा साहब से वो प्रस्ताव सौंपा था और उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया था कि ये ज़मीन हम आज ही डिक्लेयर करते हैं ये गौड़ संस्था को दी जा चुकी है और इसको हम डिनोटिफाइड करा देंगे। उसके बाद कैबिनेट में 2009 के अंदर प्रस्ताव लाकर हुड्डा साहब ने इस ज़मीन को 4 और 6 के जो सेक्शन हो चुके थे वो डिनोटिफाइड कर दिए थे और हमारे पास लेटर उस ज़मीन का आ गया था। तो ये ज़मीन तो 2009 में ही 2007 में ही बल्कि हुड्डा साहब ने पैराउर की पंचायत ने ब्राह्मणों को अपनी गौड़ शिक्षण संस्थाओं को दे दी थी। अच्छा, आपका ये कहना है कि 2009 में परावर की जो ज़मीन है जो कि हुड्डा एक्वायर कर चुका था, वो ज़मीन आपने मुख्यमंत्री और उस समय के कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज उनसे रिक्वेस्ट करके ये ज़मीन गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को दिलवाने का काम किया। हाँ, डिनोटिफाइड कराई थी जी। एक्वायर हो ही आई ये ज़मीन हमारी डिनोटिफाइड 15.5 एकड़ ज़मीन ये कर दी थी। तो फिर ये जो है संस्था, ये कहते हैं कि संस्था के पास ये ज़मीन नहीं थी, ये तो नगर निगम की ज़मीन हो चुकी थी, ये क्या मसला था पूरा? ये बातें तो बाद में, क्योंकि पैराउर गांव नगर निगम में आ गया था बाद में और ज़मीन पैराउर पंचायत की थी, क्योंकि अब हरियाणा गवर्नमेंट का कानून है कि कोई भी ज़मीन किसी भी संस्था को दान या में नहीं दी जा सकती, लीज में दी जा सकती है। इसलिए मजबूरी में ये लीज के लिए हमारी संस्था को ज़मीन दी गई थी और पंचायत पैराउर मालिक थी इसकी। तो क्या गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान है वो लीज की राशि जो अमाउंट वो नहीं दे पाया, या और कोई ऐसा मसला था कि जिसकी वजह से नगर निगम में ज़मीन चली गई? नहीं, नगर निगम में नहीं गई ज़मीन, क्योंकि पंचायत पैराउर गांव ही नगर निगम में चला गया। हाँ, पहले पंचायत थी, फिर वो नगर निगम में चला गया जी। इसलिए नगर निगम की ओनरशिप आ गई, क्योंकि जो प्रॉपर्टी पैराउर गांव की साम्राज्य की थी या जितने भी गांव नगर निगम में उस समय शामिल किए गए थे, चाहे वो सुनवारिया है चाहे दूसरे गांव है या पैराउर है, उनकी साम्राज्य प्रॉपर्टी सारी ही नगर निगम के नाम चली गई थी अपने आप। चली गई थी। तो उसके बाद फिर ये जो विवाद हुआ, जब कहते हैं कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जो अभी कैबिनेट मंत्री है, वो कहते हैं कि ये ज़मीन तो मैंने दिलवा दी, मेरे प्रयासों से गई है, सरकार में मैंने काफ़ी प्रयास किए। उधर से नवीन जय हिंद कहता है कि वो मैंने अपने सोटे के लठ के दम पे, फरसे के दम पे ज़मीन ब्राह्मण संस्थान को दिलवाई है, गौड़ ब्राह्मण संस्थान को। तो वो दोनों ही श्रेय लेना चाहते हैं इस ज़मीन का। इसमें कितनी सच्चाई है, आप क्या मानते हैं इस बात को? देखो, इसके अंदर अब कहने वाला अपनी तरफ से कोई कुछ कहता रहे कि मैंने दिवाई, ये तो दिवानी वाले हमारी मैनेजमेंट 2007 और 8 में थी, 11 तक रहे। हमने ज़मीन ली, पैराउर गांव ने दी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने और हंसराज भारद्वाज जी ने हमारी गौड़ शिक्षण संस्थाओं को दी थी। इसमें उस समय जिनके नाम आप अब ले रहे हो ये कहीं भी पिक्चर में नहीं थे। उसके बाद हम जो 1 लाख रुपए पर ईयर की लीज अमाउंट था 2014 तक कंटिन्यू भरते रहे हैं। उसके बाद चुनाव उस समय की मैनेजमेंट ने ना करवाया तो दोबारा संस्थाओं में पहला एडमिनिस्ट्रेटर अपने रोहतक कमिश्नर यहाँ थे चंद्र प्रकाश, वो लग गए थे और उन्होंने भी एक किस्त लीज अमाउंट की जमा करा दी थी। उसके बाद तो मैनेजमेंट का या ब्राह्मण समाज का कोई संस्थाओं से वास्ता नहीं रहा था, एडमिनिस्ट्रेटर ही लगातार थे। तो ये जिम्मेवारी तो सारी लीज अमाउंट जमा कराने की और दूसरी कार्रवाई करने की सरकार की ही थी, और सरकार उस समय जो भी रही है उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। उसके दोषी तो वो सरकार ही उस समय की है कि ये अमाउंट नहीं भरा गया था। मतलब आपका ये कहना है कि जो प्रशासक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे संस्थाओं के, उन्होंने इनको गंभीरता से नहीं लिया और इसलिए लीज राशि नहीं दी गई? बिल्कुल आपकी बात सही है, वो लीज अमाउंट नहीं देगा, लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ा लकुन्ना नहीं रहा था। 2022 के अंदर यहाँ अपने रोहतक के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मनोज जी थे और नगर निगम के कमिश्नर
बांगड़ साहब थे, नरहरि बांगड़ थे, उनसे हमारी बातचीत हो गई थी। उन्होंने कहा था कि आप अपनी इस पैरावर की ज़मीन को लेने के लिए किस्तों का कोई मसला नहीं है, हम ये सब भरवा देंगे, आप वहाँ अपना काम शुरू कर दो, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दो। तो उसके एवज में 2-3 बार हमारी ब्राह्मणों की मीटिंग गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में भी हुई। उसके बाद 23 अप्रैल 22 को हमने अपने सांपले वाले महाराज जी कालीदास जी को बुलाया और यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन किया। हमने पैरावर की ज़मीन के ऊपर नींव रखी गई, हवन हुआ और उसके बाद हमने ये कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन उस दिन भी के बाद हमारे समाज के कुछ भाइयों में ये उतलावपन आ गया कि श्रेय कौन ले, उस वजह से ये सारी गड़बड़ हुई। उसके बाद एक 25 मई 2022 को यहाँ पर भगवान परशुराम जयंती इसी पैरावर की ज़मीन पर जो असलियत में गौड़ संस्था की थी उसी पर बहुत बड़ा फंक्शन आया। नवीन जैन ने करवाया था साथ। हाँ, वो उन्होंने किया था भगवान परशुराम के नाम से यहाँ जयंती मनाई गई थी। उसमें बहुत आदमी आए थे और उस दिन में जो भाषणबाजी यहाँ हुई या जो अफरा तफरी या जो होड़ लगी नेतागिरी पर करने की, उसके बाद ये काम बिगड़ता चला गया। और उस समय मनोहर लाल खट्टर जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जब ये देखा कुछ उनके प्रति भी भाषाएं अच्छी नहीं बोली गई थी, उसके खुंदक में आ गए। उन्होंने ये स्टेप लिया था कि इस ज़मीन को हम इधर उधर खुर्द फुर्द कर दें, लेकिन वो कर नहीं सके थे क्योंकि 2009 में ही हुड्डा कैबिनेट ने पास करके ये ज़मीन संस्था को लीज में दे रखी थी और वो लीज हमारी ज्यों की तो उस समय तक भी कंटिन्यू थी। तो उसके बाद दोबारा सरकार ने और कुछ नहीं सूझा तो 23 के अंदर 10 मई 23 को जो हमारी मेन लोकेशन जो संस्था के नाम लीज चली हुई थी ज़मीन, उसको अपने पास ले लिया और जो हुड्डा की ज़मीन थी रेलवे स्टेशन की तरफ, उसकी लीज गौड़ संस्था के नाम मतलब नगर निगम रोहतक के नाम। अच्छा, ये जो ज़मीन अब दी है सरकार ने हुड्डा की, ये ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे है कि जो आपके टाइम पे जो पहले जो ज़मीन लीज पे दी गई थी वो ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे है? सबसे टॉप की लोकेशन उस समय की ज़मीन थी। ये तो बिल्कुल यहाँ जहाँ से ये चौराहा है और ओमेक्स के जो क्वार्टर पहले बने हुए हैं शुरू, इसके टच होती हुई हमारी ज़मीन पूरी रोड के साथ साथ जो पैरावर का रोड है उसके साथ लगती लगती आगे तक गई थी। वो तो बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन भी थी। अब तो ऊबड़ खाबड़ जो स्टेशन के पास ले जा गए, हुड्डा की जो ज़मीन थी, हुड्डा ने हमारी ज़मीन जो थी नगर निगम को दे दी और नगर निगम की जो जमीन को जो ना ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर दो भाइयों के एक तरह खेवट नहीं पाटते, इन्होंने खेवट पाटने का काम ही सरकार ने किया था। अगर जो नगर निगम की थी वह तो हुड्डा ले ली और जो हुड्डा का नाम थी वह नगर निगम को दे गए, संस्था के नाम लीज करा दी। अच्छा प्रधान जी, आप ये बताओ कि जैसे गौड़ संस्थाओं के लिए जो अनुदान देने की बात है, तो आपके टाइम में जो सरकारें थी क्या उनसे आपने अनुदान लिया, या उसके बाद जो सरकार आई है या उससे पहले की सरकार है, तो आप कौन सी सरकार को या किस मुख्यमंत्री को ज़्यादा क्रेडिट देना चाहते हैं संस्थाओं में अनुदान देने के मामले में? अनुदान के बारे में जो हंसराज भारद्वाज जी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उनका कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने मेरे 4 साल के कार्यकाल में अपनी गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं का 17 करोड़ रुपए की विकास सहायता देकर संस्थाओं का विकास करवाया था। लेकिन बाद में मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 2018 के अंदर मुख्यमंत्री खट्टर साहब मनोहर लाल खट्टर जी हमारी गौड़ शिक्षण संस्था में 8 जून 2018 को आए थे और वो 51 लाख रुपए का अनुदान डिक्लेयर करके गए थे। वो अनुदान 3 साल के बाद तो वैसे बता रहे खातों में आया है, लेकिन आज तक 1 रुपया नया पैसा भी हमारी गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं में मौजूदा सरकार जो पहले थी या अब है, इसके द्वारा आज तक 1 नया पैसा हमारी संस्थाओं में नहीं लगाया है।
मतलब आप ये मैं कहना दावे के चाहते साथ हैं कहता हूँ। कि हुड्डा सरकार ने 10 साल में 17 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। 10 साल नहीं, मेरे 4 साल के कार्यकाल मतलब में। उनका तो 2 कार्यकाल हो गए ना। हाँ उनके तो 2 कार्यकाल हुए ना। हाँ। ये उसके बाद भी आए हैं। ना बाद में, मेरे कार्यकाल 4 साल में 17 करोड़ की सहायता। और जो अभी मौजूदा सरकार है इसमें आप बताइए कि 51 लाख रुपये मनोहर लाल खट्टर जी 2018 में डिक्लेयर कर गए थे। वो पैसा भी 3 साल के बाद आया था, लेकिन आज तक वो पैसा 1 रुपया भी हमारी संस्थाओं में नहीं लगा है। नहीं, ऐसा भी कहते हैं कि जो लीज की राशि जो जमा करवाई है, ये जो विवाद हुआ इसके बाद, तो जो विनोद शर्मा पूर्व मंत्री है, उनके बेटे सांसद है राज्यसभा में कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने भी 51 लाख रुपये का अनुदान दिया है। बिल्कुल, उन्होंने 51 लाख रुपए संस्था के 50 लाख रुपया 50 संस्था लाख। के अकाउंट में जमा किया है और एफडी करवा दी, ताकि उसके ब्याज से हर साल जो लीज अमाउंट बने वो जाता रहे। इस बात के लिए मैं कार्तिकेय का भी धन्यवाद करता हूँ और अपने विनोद शर्मा जी का भी करता हूँ, क्योंकि मेरे कार्यकाल में 2 बार विनोद शर्मा जी ने 11-11 लाख रुपए पर्सनल खाते से अपने से दे गए हमारी संस्थाओं की सहायता की है। इस तरह उनके 72 लाख रुपया अब तक हमारी संस्थाओं में आ चुके हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता जो पूर्व मंत्री हैं, मूलचंद शर्मा जो पूर्व मंत्री रहे हैं, और कृष्णपाल गुर्जर जो कि शिक्षा मंत्री है, तो उन्होंने भी कोई डोनेशन दिया था पिछले दिनों, ऐसा 10-10, 11-11 लाख रुपये। देखो, मैंने उनके बारे में न तो उन फंक्शनों में गए थे ना आए हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक बीजेपी सरकार की तरफ से हमारी संस्थाओं में 1 रुपये का काम भी विकास का नहीं हुआ है। एक भी काम कोई भी घोषणाएं तो ही है। घोषणाएं हुई, मनोहर लाल जी ने 51 लाख की थी, वो पैसा बता रहे हैं कि खाते में आया था 3 साल के बाद, लेकिन वो भी आज तक खातों में पड़ा है या नहीं है, वो तो अब एडमिनिस्ट्रेटर वही बता सकते हैं। अभी तो पिछले दिनों नायब सिंह सैनी आए थे, यहाँ पे राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी हुआ पैरावर में, और इस ज़मीन के लिए मैचिंग ग्रांट की घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर चुके हैं, और अरविंद शर्मा इसके पूरे कार्यक्रम के संयोजक थे, कन्वीनर थे। तो ये जो मैचिंग ग्रांट है, क्या समाज के पास इतना पैसा है कि जो विकास कार्यों में लगाया जा सके और सरकार उसकी एवज में मैचिंग ग्रांट दे सके? जहाँ तक मुझे अपने सोर्सेज से पता है, आज के समय में गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं के खातों में कोई ऐसा पैसा नहीं है जो मैचिंग ग्रांट के रूप में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो अब प्रयास किए जाएं, ब्राह्मण समाज जागे तो ही मैचिंग ग्रांट गौड़ संस्थाओं के खाते में पैसा जमा हो और वहीं से वो चेक दिया जाए जो वो मैचिंग ग्रांट का प्रोविज़न है, और वो अच्छी बात है। समाज संघर्ष करे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ब्राह्मणों से प्रार्थना भी करूंगा कि इस काम के लिए, शुभ काम के लिए आप सहयोग करें। मैचिंग ग्रांट के लिए जो कलेक्शन हो उसको करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से देने की कोशिश करें। लेकिन मेरा इसमें एक मानना ज़रूर है कि जब तक कोई भी गवर्निंग बॉडी, इलेक्टेड बॉडी संस्थाओं में नहीं होगी, अगर इस तरह के प्रोविज़न सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ जिसके पास कोई मांगने के लिए जाएगा या कोई दान देगा, वो उन आदमियों का चेहरा ज़रूर देखेगा कि इनकी संस्था में क्या हैसियत है, ये कैसे आए हैं, पैसा ठीक लगेगा या नहीं लगेगा, यूज़ होगा या मिसयूज होगा, इन बातों का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो मैं तो चाहता हूँ, सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं का चुनाव कराया जाए। इलेक्टेड बॉडी आएगी तो सारी जो परिस्थितियाँ हैं वो सुधरती चली जाएंगी। जैसे हम सुनते हैं कि जैसे यहाँ पे जाट शिक्षण संस्थान है, बताते हैं कि जाट समाज के लोगों ने अपनी ज़मीन भी दी, फिर जाट समाज के लोगों ने चंदा भी दिया। जो उस समय में अंग्रेज़ों के टाइम में जो सेना में थे, अंग्रेज़ों के टाइम में भी जो सैनिक थे, उन्होंने भी 1-1, 2-2 रुपया दे के, चंदा दे के ये संस्थान खड़ी करी। तो क्या ब्राह्मण समाज के लोगों का भी ऐसे ही योगदान इसमें रहा अपनी संस्थाओं में? अब तक ऐसा कोई समय या माहौल नहीं आया है कि इस तरह का माहौल बना हो या कोई दिया गया हो, क्योंकि मैं
1970 से जब से यहाँ पढ़ा हूँ, संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, आज तक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा दान किसी भी समाज की तरफ से नहीं दिया गया। या तो उन मैनेजमेंटों की कमी रही होगी या प्रबंधकों की रही होगी। अगर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहली हमारी ही मैनेजमेंट एक ऐसी थी जिन्होंने 100 साल में 1 इंच भी ज़मीन नहीं खरीदी गई। सिर्फ ये डिग्री कॉलेज की 8 एकड़ ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद ब्राह्मणवास के जो आयुर्वेदिक कॉलेज की ज़मीन थी वो दान के रूप में मिल गई थी। उसके बाद पैराउर के लिए 15.5 एकड़ ज़मीन हमने लीज के रूप में ली, वो किस्तें भी भरी गई। और ब्राह्मणवास गांव में 1 एकड़ ज़मीन, 100 साल का इतिहास है कि सिर्फ एक मेरे कार्यकाल में हमने संस्था के नाम 1 एकड़ ज़मीन खरीदी है। आज तक नहीं तो 1 इंच भी किसी भी पहले आने वाली सरकार ने, मैनेजमेंट ने नहीं खरीदी। तो क्या ये जो प्रशासनिक अधिकारी जो लगाए गए हैं या लगाए जाते रहे हैं, तो इनको कितनी पावर है? जैसे जो आज के टाइम में जो प्रशासक है वो संस्थाओं में अपना कितना रोल अदा कर सकते हैं? पहले जो प्रशासक लगते थे या जो एक ट्रेंड रहा है, चाहे वो जाट संस्था का है चाहे गौड़ संस्था का है, एडमिनिस्ट्रेटर लगा करते, उनकी कुछ पावर ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन अब 23 मई 2025 को नया लेटर गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के पावर्स का बिल्कुल बैन लगा के उनको काफ़ी उनके हाथ बांध दिए हैं। इसलिए मैं ये दावे के साथ आज कह सकता हूँ कि जो लेटर आया है उससे बाहर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं जा सकेंगे, और नहीं जा सकेंगे तो कोई भी काम संस्थाओं का, डेवलपमेंट का या दूसरा वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनकी भी अपनी मजबूरियाँ हो जाएंगी। तो ये जो लेटर आया है प्रधान जी, इसमें क्या प्राविधान नया किया गया कि प्रशासक की क्या क्या बाउंडेशन रहेगी, क्या काम कर पाएंगे, क्या काम नहीं कर पाएंगे? इस लेटर के तहत जो अब आया है, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी नई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकेगा। अच्छा, कोई भर्ती नहीं कर पाएगा? कोई भर्ती नहीं कर पा सकेगा, कोई संस्था का नया काम शुरू नहीं कर सकेगा, किसी भी किस्म की कोई भी दूसरी गतिविधियां हैं फाइनेंशियल पावर कितनी रहेगी? पावर बहुत लिमिटेड कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो पहले कर दिया करते थे वो सारी पावर नए नए मेंबर बना सकेंगे, नए नए मेंबर जोड़ सकेंगे। अब बार बार एक हमारे समाज के सामने ये प्रश्न भी आ रहा है कि नई मेंबरशिप खोल दी जाएगी, नए मेंबर बनेंगे। लेकिन मैं जो लेटर आ गया या जो संविधान है 2012 हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत नए मेंबर अब नहीं बन सकते। उन्हीं पुराने मेंबरों पर ही जो होगा वो ही चुनाव होगा, उसी के माध्यम से कराया जाएगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर को ना तो नए मेंबर बनाने की पावर है, ना काटने की है, ना जोड़ने की है। तो क्या अपनी जो संस्थाएं हैं ये आर्थिक संकट से जूझ रही है? आज के समय में जो हमारी संस्थाओं ने 90-95 तक का काल आर्थिक दृष्टि से देखा था, वो काल अब नहीं है जी। क्योंकि 1997-98 में हमारी संस्थाओं के अंदर जब मैंने चार्ज लिया मैनेजमेंट का, 4,000 रुपये बैंक बैलेंस सिर्फ संस्थाओं में था। 1997-98 में 2007 में। अच्छा, 2007-8 में था। क्योंकि उस समय पंडित होशियार सिंह ने डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग सारी ऑक्शन कर दी थी, स्कूल को तोड़ दिया गया था ताकि वो नए बनाने के उसमें थे। लेकिन वो चुनाव नहीं हुए और वो नहीं रहे, वो सारा बिल्डिंग मैनेजमेंट नहीं रही थी, वो सारा काम बिगड़ गया था। उसके बाद हमने आने के बाद गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज को, गौड़ ब्राह्मण सेंट्रल स्कूल को, संस्कृत कॉलेज को और आयुर्वेदिक कॉलेज को एक नया रूप दिया है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दावे से कह सकता हूँ कि हमारा गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं का जो कैंपस है वो और संस्थाओं से कई गुना अच्छा है। तो
क्या नए कोर्स भी आपके टाइम में आए? नए कोर्स हमने एक तो एम.एड आयुर्वेदिक में 5 सब्जेक्ट की ले आए थे, जी। लेकिन वो हम चुनाव में हार चुनाव गए थे। नहीं, हाँ चुनाव नहीं, आप चुनाव लूज करके थे। लूज करके थे, तो वो काम भी पेंडिंग रह गया। हमने उस समय बीएड क्लासेस के लिए सेल्फ फाइनेंस में भी वो ले आए थे। वो क्लासें अब सेल्फ फाइनेंस की बीएड में चल रही हैं। संस्कृत कॉलेज और बाकी हमारे इंस्टीट्यूशन एज इट इज़ वही प्रोग्रेस पे हैं। तो आज मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन हमारी फाइनेंशियली संस्थाओं की नहीं है। तो जब आपने 2011 में चार्ज छोड़ा प्रधान का संस्थाओं का, तो आपने अकाउंट में कितने पैसे छोड़े थे उस टाइम में? उस समय मैंने करीब करीब गॉड शिक्षण संस्थाओं की जितनी भी ब्रांचें थी, चाहे आयुर्वेदिक कॉलेज है, चाहे हमारा मैनेजमेंट का अकाउंट है, चाहे डिग्री कॉलेज बीएड, 4 करोड़ रुपए के करीब मैंने बैंक बैलेंस 30 जनवरी 11 को छोड़ा है। जब आपने चार्ज संभाला तो 4,000 रुपये अकाउंट में 4,000 थे, रुपये और जब आपने चार्ज छोड़ा तो 4 करोड़ रुपये संस्थाओं में 4 थे। करोड़ रुपए संस्थाओं के बैंक बैलेंस हैं। वो तो बैंक स्टेटमेंट है, मैंने ना तो किसी आदमी को दिया। वो तो बैंक स्टेटमेंट आज भी वही रहेगी, कल कोई भाई देखेगा तो भी वही रहेगी। और ये सारी बिल्डिंग बनाई, करीब करीब 14-15 करोड़ रुपया हमने बिल्डिंगों पर लगाया है उस टाइम। तो प्रधान जी, जैसे 2011 के बाद से चुनाव नहीं हो पाए हैं, सभी संस्थाओं के चुनाव हो चुके, जाट संस्था का चुनाव हो चुका, वैश्य संस्था का चुनाव हो चुका, सैनी संस्था का चुनाव हो चुका, तो गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा के मैनेजमेंट के चुनाव क्यों नहीं हो पाते? क्या इसमें बाधा बनी हुई है? इसके अंदर सबसे बड़ी बाधा तो मैं ये मान रहा हूँ कि सरकार की तरफ से है, क्योंकि ये वोटों का डिस्प्यूट है, या ये डिस्प्यूट ये तो सेल्फ क्रिएटेड हर एक जगह ही होते हैं। सरकार अगर स्ट्रांगली स्टेप लेना चाहे और चुनाव कराना चाहे तो ये बाधाएं जीरो हैं। क्योंकि हमने 2-3 बार हाई कोर्ट में भी चुनाव कराने के लिए अपील डाली थी और उसमें सक्सेसफुल भी रहे थे। बार बार हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी आई कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराओ, क्योंकि जो नया एक्ट है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसमें 5 साल से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी संस्था पे रह ही नहीं सकता। और आज हमारे दुख की बात है कि 12 साल हो चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही है। 2-3 बार हमने अपने बीबी बत्रा हुड्डा साहब के माध्यम से विधानसभा में भी क्वेश्चन उठवाए कि 5 साल का जब कानून है तो गौड़ शिक्षण संस्थाओं के चुनाव क्यों नहीं कराए जा रही, लेकिन वो बातें जल्दी कराएंगे, ये करेंगे। 12 एडमिनिस्ट्रेटर आज तक हमारे लग चुके हैं, लेकिन किसी ने भी बहुत ज़्यादा ध्यान चुनाव की तरफ नहीं दिया। तो प्रशासक है तो सरकार को ही ध्यान देना होता है। बिल्कुल, प्रशासक तो एक मिडल मैन है हमारा, सरकार के और संस्था के बीच में, समाज के बीच में। ये तो जिम्मेवारी तो सरकार की ही है। अब भी बार बार हर कई मंचों से ये बात उठती है कि भाई जल्दी से जल्दी संस्थाओं के चुनाव कराए जाएं। अब तो ये भविष्य ही बताएगा कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। तो क्या समाज के लोग जो आपस में मैनेजमेंट के चुनाव को लेके जो आपस में उलझे पड़े हैं, जो प्रधान बनना चाहते हैं या किसी दूसरे को बनता हुआ नहीं देखना चाहते, अगर वो सब एकजुट हो के और चुनाव करवाना चाहे तो सरकार रोक सकती है? हाँ, जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी इतना चुनाव संभव नहीं है, क्योंकि मनमुटाव तो कोई है नहीं। वोटों का डिस्प्यूट था, वो डिसाइड हो चुका है, कोई इशू नहीं है, कहीं कोई केस नहीं है, कहीं कोई स्टे नहीं है। अब तो सरकार की शक्ति इच्छा पर डिपेंड है। अब कितने संस्थाओं के जो आजीवन सदस्य हैं जो वोट डालने का अधिकार रखते, कितने मेंबर हैं अभी? वैसे 2014 के अंदर जो मेंबरशिप संस्था की बना दी थी, 2011 का जो चुनाव हमारा हुआ था उस समय 33,107 की वोटर लिस्ट थी, उन पर यह 11 बड़ा चुनाव हुआ था। उसके बाद 13,000 में करीब 43,000 नए मेंबर बनाए गए थे, जो नए एक्ट के कंडीशन के हिसाब से नहीं बने थे। उसके बारे में डिस्प्यूट हाई कोर्ट में भी गया और स्टेट रजिस्ट्रार के भी गया, वहाँ से भी वो डिसाइड होगा आ चुका है
कि वो वोटें इलीगल हैं। लेकिन 13 मार्च को एक फैसला स्टेट रजिस्ट्रार की तरफ से भाईचारे का फैसला कह सकता हूँ मैं, आ गया। उन्होंने एक बात कही थी कि जो ये 43,000 हैं मेंबर हैं जिन्होंने अपने खाते से पैसे नहीं दे गए, वैसे ही फार्म भर के जाली बनवाई थी, उनको हम एक मौका ये दे देते हैं कि वो अगर चाहें तो अपने खाते से नया चेक 1100 रुपये का दे दें और फार्म भर दें, तो वो वोटें रह सकती हैं। अब इस बात पर भी जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार यहाँ है उसने जल्दी ही फैसला लेना उस लेटर के हिसाब से, और वो जल्दी ही एडमिनिस्ट्रेटर साहब को कोई डायरेक्शन देंगे इसके बारे में। हमें उम्मीद यही है कि 43,000 जो वोटें इलीगल डिक्लेयर हुई हैं वो या तो अपने खाते से अपना चेक दे देंगे और फार्म भर देंगे, नहीं तो वो सभी वोटें नल एंड वाइड हो चुकी हैं। मतलब आपका ये कहना है कि अभी चुनाव करवाने में कोई बीच में ऐसी बाधा नहीं है कि सरकार चुनाव ना करवा सके? हाँ, ऐसी कोई बात आज की डेट में नहीं है। और प्रधान जी, जैसे चुनाव के लिए जो संस्थाओं का जो मेंबर बनते हैं, मेंबरशिप ली जाती है, वो उसका क्या पैमाना है और क्या ब्राह्मण समाज के ही लोग जो है वो सदस्य बन सकते हैं और भी जातियों के जो लोग वो मेंबर बन सकते हैं? नहीं, अपना जो बाईलाज अपनी संस्था के गौड़ ब्राह्मण इंस्टीट्यूशन के हैं और जो नया एक्ट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2012 आया है उसके मुताबिक जो भी संस्था है उसमें उसी समाज के आदमी ही मेंबर बन सकते हैं। तो हमारी अपनी संस्था में तो ये बाईलाज में भी है, केवल ब्राह्मण ही गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था का लाइफ मेंबर बन सकता है। क्योंकि मुझे सुना है कि जैसे जो जाट शिक्षण संस्थान है उसमें अदर जाति के भी जो है वो मेंबर बन सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ये पहले बनते थे, पहले वो बना भी करते थे, लेकिन उनको राइट ऑफ वोट उस समय भी नहीं हुआ। राइट ऑफ वोट तो नहीं होता उनको, न चुनाव लड़ने का था। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से उन्होंने भी ये प्रोविज़न हटा दिया है, अब सिर्फ जाट ही उनके भी मेंबर बन सकते हैं। और जैसे हम हमेशा ही सुनते आते हैं कि जो भी शिक्षण संस्थान होते हैं उसमें जो मैनेजमेंट होती है वो जब भर्तियाँ होती है, नौकरियाँ लगती हैं, तो अपने ही चहेते लोगों को नौकरियाँ लगवा देते हैं, उन्हीं को टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर लगवाते हैं, उसी को नॉन टीचिंग के जो भर्तियाँ होती हैं उनमें लगवा देते हैं। ऐसी सभी संस्थाओं में ऐसे आरोप लगते रहते हैं, ये कितनी सच्चाई है? ये तो मैनेजमेंट पे या उस समय का जो भी संस्था का प्रधान है उस पर डिपेंड है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मेरे टाइम में 5-6 एडिट पोस्टों पर भर्ती हमने की और जो टॉप मेरिट में थे उन्हीं को सिलेक्शन किया और उन्हीं को लिया गया। उसमें हमने कोई भी मेरिट से कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। ये बात आपकी ठीक है कि आजकल ये मुद्रा का ज़माना है, भाई भतीजावाद, लेवा देई, करप्शन बहुत बढ़ा हुआ है, तो ये शिकायतें भी सुनने में आती हैं इंस्टीट्यूशनों में। तो जो पहले मैनेजमेंट की सीटें होती थी, जैसे MBA में होती है या आयुर्वेदिक में होती है या और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं कि जिसमें मैनेजमेंट कोटा होता था पहले, क्या वो ऐसा अब भी सिस्टम है? नहीं, अब वो सिस्टम सारा ख़त्म हो गए। अब तो टोटल मेरिट पर ही एडमिशन होते हैं। आयुर्वेदिक में पहले मैनेजमेंट की कुछ सीटें हुआ करती थी, वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। हाँ, बताते हैं ऐसा कहते हैं भाई मैनेजमेंट में जो सीटें होती थी उसमें अनुदान वगैरह ले लेते थे, ऐसा कुछ संस्थाओं के लिए? नहीं, 3-4 साल से वो बिल्कुल सारे ख़त्म कर दिए सरकार ने। और एक अच्छी बात है कि बच्चे मेरिट पाएंगे, कम खर्चे पाएंगे, और जितना भी फीस वगैरह बढ़ा दी उसकी जगह जो पहले डोनेशन वगैरह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लेते थे, क्योंकि उसके बगैर तो वो चल नहीं सके थी, तो सरकार ने एक बीच बिचाव का रास्ता निकाल कर फीस उनकी सभी की बढ़ा दी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि आयुर्वेदिक कॉलेज में जो अब हाल का फीस स्ट्रक्चर है वो एक अच्छा है, उसमें किसी को भी डोनेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और संस्था का काम काफ़ी बढ़िया उस फीस के आधार पर, अगर मैनेजमेंट ईमानदार है, शासन ठीक तरह से करना चाहते हैं, संस्था को चलाना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट के काम भी हो सकते हैं और बच्चों पर ज़्यादा आर्थिक बोझ भी डोनेशन के रूप में नहीं गिर सकते या पड़ता ही नहीं अब तो।
तो जो गौड़ ब्राह्मण संस्था का तीसरा कैंपस है पैरावर में, जो 15 एकड़ ज़मीन है, इसके विकास के लिए समाज के लोगों को क्या करना चाहिए, और आप जो है समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि यहाँ पे एक ऐसा संस्थान बने, ऐसे कॉलेज हॉस्पिटल बने जो सभी जाति के लोगों के लिए हित में हो और उन बच्चों का भला हो उसके? समाज से मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, पहले तो सरकार से है मेन तो, कि अगर वो संस्था के जब तक इलेक्टेड बॉडी नहीं आएगी, कोई भी आ जाए, समाज के आए तो चुने हुए आदमी होंगे, वो तो समाज के लोगों ने लाइफ मेंबर ने चुनना है। जब तक इलेक्टेड बॉडी नहीं आएगी, मेरे हिसाब से कितना ही बड़ी आदमी आ जाए, कोई आ जाए, संस्था का, नई संस्था का सुचारू रूप से जो काम शुरू होना है वो बड़ा असंभव सी बात है। मतलब अगुवाई करने वाला चाहिए, अगुवाई करने वाला जिस पे चाहिए, समाज के लोग विश्वास करें। जी। तो प्रधान जी, आपने हमारे को बड़ा टाइम दिया और गौड़ संस्था के इतिहास के बारे में, उनके विकास के बारे में, पैरावर की ज़मीन को लेके आपने बेबाकी से अपने सब बातें रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको भी बुलाया गया और हमारी समाज के जो संस्था की समस्याएं थी उनको आपके माध्यम से हमने दिया है समाज को, तो मुझे ये विश्वास है कि समाज भी हमारा इस तरफ ध्यान देगा, और जो नई जिम्मेवारी समाज पर आई हुई है, चाहे सरकार पर आई हुई है, उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हम जितना सहयोग समाज हमारे से चाहेगा वो हम सहयोग पूरा देंगे। नमस्कार। धन्यवाद।